Hello, good morning, dear friends. Today my topic is basic terms and part 2. Let's begin. Start expenditure any type of. अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा. Expenditure and a type of payment for the receipts of a benefit is termed as expenditure. ऐसा कोई भी खर्चा जिसे आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो वो आपका एक्सपेंडिचर हुआ. एक्सपेंडिचर क्या है? टू टाइप्स का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? एनी एक्सपेंडिचर व्हाट इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसा कोई भी खर्चा जो आप जो आपकी एसेट्स है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. एग्जाम्पल के लिए स्पेंड ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर. जो भी आप अपने बिल्डिंग में, प्लांट में, फर्नीचर में जो भी आप खर्चा कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज. ऐसा कोई भी खर्चा जो आप कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए और वो बेनिफिट आपको 1 ईयर के अंदर रिकवर हो जाता है, किसी भी एक टाइम पीरियड के, वन अकाउंटिंग पीरियड, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में आप कोई भी खर्चा कर रहे हो अपने बेनिफिट को अर्न करने के लिए, मोर बेनिफिट के लिए, तो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. लाइक ए गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस. Expenses is the cost of use of things or services for the purpose of generating revenue. ऐसा कोई भी खर्चा जिसको आप अपनी कोई भी सर्विसेज में अगर आप खर्चा कर रहे हो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, ये आपकी आयगत है, उसको जनरेट करने के लिए कोई भी खर्चा कर रहे हो, किसी भी सर्विसेज में कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेस हुआ. लाइक अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन या सैलरी. आप किसी की सैलरी पेड आउट कर रहे हो, किसी की कमीशन पे आउट कर रहे हो, किसी सैलरी में खर्चा कर रहे हो, तो ये सब आपकी क्या है? एक्सपेंसेस. और ये क्यों कर रहे हो? आप रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए. व्हाट इज द इनकम? इनकम इज डिफरेंट रेवेन्यू सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम. लाइक जो आपका इनकम है वो क्या है? जो भी आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होए, जो भी आपकी एक्सपेंसेस से ज़्यादा है वो आपकी इनकम है. रिवेन्यू क्या है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम. आपकी इनकम कैसे निकाली जाती है? इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. लाइक आपने कोई प्रोडक्ट, कोई मशीनरी 5 लाख रुपीज़ की ली है, 6 लाख में उसे बेचा है, प्रॉफिट आपको 1 लाख का हुआ. यहाँ रिवेन्यू क्या हुआ? जितने में आपने सेल किया. एक्सपेंस क्या हुआ? एग्जैक्ट जो आप मशीन लेकर आए हो उसके लिए आपने अपने पॉकेट से कितनी कॉस्ट दी है. आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या हुआ? जो इनकम हुआ वो क्या हुई? इनकम एग्जैक्टली 1 लाख की. गेन क्या है? इट इज़ मॉनेटरी बेनिफिट्स. ये मनी का आपका बेनिफिट है. प्रॉफिट और एडवांटेजेस रिजल्ट्स फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट केस. ऐसा कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट जो आपको किसी भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शन से होता है, आपके बिजनेस में किसी फिक्स एसेट्स को सेल कर एक्सीडेंटली होता है, उसे आप कहते हो गेन. सडनली होने वाला आपको कोई बेनिफिट आपका गेन कहलाएगा. लाइक अ सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. आप डेली अपनी एसेट्स को तो सेल कर नहीं रहे, कभी करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे होने वाली इनकम आपकी गेन कहलाएगी. विनिंग अ कोर्ट केस. मान लो 5 ईयर से आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा था और ये कंटिजेंट लायबिलिटी थी, आप जीत भी सकते थे और नहीं भी, बट आप जीत गए, तो उससे जो होने वाली इनकम है वो आपकी किस में काउंट होगी? गेन में. एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 10 लाख इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 12 लाख, रुपीज़ 2 लाख विल बी गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी, आपने सेल किया उसे 12 लाख में, 2 लाख रुपये आपके क्या हुए? गेन ऑफ बिल्डिंग के, आपके सेल ऑफ बिल्डिंग के गेन. नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल.
Trade receivable refer to the amount receivable on account of sale of goods or services rendered by the company in the normal course of business. Trade receivable क्या है? वह अमाउंट है जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज को आप रेंडर्ड कंपनी में नॉर्मली आपकी बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज़ होता रहता है. ट्रेड रिसीवेबल में आपके ट्रेड इंक्लूड आपके डाटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं. इसमें क्रेडिट में आपने गुड्स सर्विसेज किसी ने आपसे ले रखी होती हैं तो उसकी जो ट्रांजैक्शंस आती हैं वो ट्रेड रिसीवेबल में काउंट होता है. डेटर्स क्या है? द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम. मैंने क्या कहा था? इसके अंदर क्या आता है? क्रेडिट. किसी ने आपसे क्रेडिट ले रखा होता है, चाहे आप गुड्स दे रहे हो चाहे सर्विसेज. डेटर वो पर्सन है जिसने आपसे गुड्स या सर्विसेज उधार ले रखी हैं और अभी तक आपको पेमेंट नहीं की है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स में जिसने नहीं पे आउट करा वो आपका डेटर हुआ. बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स रिसीवेबल फॉर द पर्सन who draw in drawer and get it back after its acceptance from the drawee. The amount specified in such a bill is receivable at a future date. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने क्रेडिट सामान दिया, इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉअर एक ड्रॉई. द पर्सन स्पेसिफाई ये फिक्स करता है, जो एक्सेप्ट करता है जिसने देने हैं, कि मैं इस डेट को इन फ्यूचर में आपका इतना पैसा जो उधार ले रखा था वो पे आउट कर दूंगा. वो किस में काउंट होता है? बिल्स रिसीवेबल. नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड परचेज और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. आपके ट्रेड पेबल क्या है? एक ऐसा अमाउंट पेबल है जो परचेज और सर्विसेज लेते समय आपकी बिजनेस करती है. अब आपसे किसी ने लिया है, अब आपने किसी से लिया है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल. जब आप लेते हो और आपको पे आउट करना है तो इसमें भी 2 पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स क्या हैं? वो पर्सन्स हैं जिन्होंने हमसे पैसे लेने हैं, हमने किसी से उधार सामान लिया और उसके पैसे नहीं दिए तो वो और हमें देने हैं इन फ्यूचर में, तो उसे जिसको लेने हैं वो हमारे क्रेडिटर्स हैं. बिल्स रिसीवेबल क्या? ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें हम पे आउट करने की कंडीशंस लिखी हुई होती हैं. इसमें भी कि हम इस टाइम को, इस डेट को इतने ईयर्स में या इतने टाइम पीरियड बाद इन फ्यूचर में आपको पे आउट कर देंगे. इसे बोला जाता है बिल्स पेबल. व्हाट इज़ योर वाउचर? अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिक ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. वाउचर क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ट्रांजैक्शंस का जो बुक में फर्स्ट टाइम, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बुक में अगर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होती हैं, जहाँ से भी जिस डॉक्यूमेंट से रिसीव होती हैं, उस डॉक्यूमेंट को वाउचर्स कहा जाता है. डिस्काउंट किसे कहा जाता है? डिस्काउंट इज आइदर एन अलाउंसेंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड. डिस्काउंटेड क्या है? एक ऐसी छूट है, अलाउंस मतलब एक ऐसी आपकी छूट है जो ऑफर की जाती है सेलर किसके द्वारा? बाय द सेलर. सेलर द्वारा ऑफर की जाती है अपने कस्टमर को अपने गुड्स सेल करते समय आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स. इट इज़ 2 टाइप्स. ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जब आप किसी गुड्स में किसी को छूट दे रहे हो, अलाउंस दे रहे हो, सेल करते हुए कोई ऑनर अपने कस्टमर को देता है, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. कैश डिस्काउंट क्या है? वो डिस्काउंट जो कंपनी का स्वामी अपने कस्टमर को नगद में छूट देता है उसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट. चलिए हम करते हैं लॉस. द टर्म इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू. जब आपके एक्सपेंसेस आपकी टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं तब उसे बोला जाता है लॉस है. यदि एग्जाम्पल के लिए इफ़ रेवेन्यू आर 2 लाख एंड एक्सपेंसेस आर 2,40,000 द लॉस विल बी 40,000. यदि आपकी रेवेन्यू 2 लाख के हैं, आपने खर्चा 2,40,000 का किया है, तो आपके लॉस कितने हुए? 40,000. व्हाट इज़ योर परचेज? द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील. कुछ भी हम आपकी ऑनर, जब भी कोई ओनर बिजनेस डीलिंग के लिए कुछ भी खरीदता है उसे बोला जाता है परचेज करना. खरीदने को ही परचेज करना बोला जाता है. लाइक इफ अ क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर द सेल,
कुछ भी रीसेलिंग के लिए द क्लॉथ्स ऑफ परचेज विल बी कॉल्ड गुड्स। अगर एक क्लॉथ डीलर है वो बेचने के लिए कोई कपड़ा खरीदता है तो उसे बोला जाता है परचेज करना। द क्लॉथ्स ऑफ परचेज, जो भी वो परचेज करता है क्लॉथ्स को, उन्हें उसे गुड्स भी कहा जाता है। परचेज इंक्लूड बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जो भी आप परचेज है, जो आप खरीदते हो, क्रय करते हो, उसके अंदर कैश परचेज, इन कैश में खरीदना, और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार खरीदना, दोनों को शामिल किया जाता है आपके परचेज में। सेल्स क्या है? सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। सेल्स का मतलब है जब आप अपना कोई भी गुड्स या सर्विसेज की ओनरशिप अपने कस्टमर को प्राइस में डेलीगेट कर देते हो, दे देते हो, तो उसे बोला जाता है सेल्स। पैसे लेकर मैंने ये पेन और इसकी ऑनरशिप अपने कस्टमर को दे दी, उसे बोला जाता है सेल कर दिया मैंने। इफ अ क्लॉथ डीलर सेल्स क्लॉथ इट विल बी टर्म्ड एज सेल्स। अगर क्लॉथ डीलर ने अपने सेल कर दिए अपने क्लॉथ्स को तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल्स। व्हाट इज योर स्टॉक? द टर्म स्टॉक इंक्लूड द value of those which are purchased for reselling and which are laying unsold at the end of accounting period। स्टॉक में इंक्लूड होता है जो भी सामान आपने खरीदा है, परचेज किया है रीसेलिंग के लिए, बट वो अभी बिका नहीं है, अनसोल्ड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, उसे स्टॉक बोला जाता है। आपका जो स्टॉक है वो 2 टाइप्स का है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? लाइक 1 अप्रैल 2019 को आपका ईयर स्टार्ट होता है, आपके पास जो चेयर है 5000 है रीसेलिंग के लिए, तो वो आपका क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 31 मार्च 2020 को आपके पास 5000 में से 20 जो चेयर्स रह गई अनसोल्ड, बिना बिके हुए, तो वो क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक। Next is inventory. It include inventory of is divided 4 types. Inventory of raw material क्या है? आप एक क्लॉथ्स की बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई फाइबर लेकर आए हो, जो भी धागे वगैरह लेकर आए हो, तो उस कंपनी के लिए वो जो धागे फाइबर हैं, कलरिंग है, वो सब क्या है? रॉ मटेरियल, जो आप सामान लेकर आते हो। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहा जाता है? आप उस पर लेबर लगवाते हो, कलरिंग करते हो, उस धागे में मशीन में डाला जाता है, वो तैयार करते हो, तो अभी आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो उसे बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या है? रेडी ऑफ क्लॉथ्स। अगर आप फिनिश्ड गुड्स में क्या है? जो आपका सामान अभी बन रहा था वो बनने के लास्ट स्टेज पे है, अभी पूरी तरह से बना नहीं है, बट वो लास्ट स्टेज पे है, जैसे पैकिंग वगैरह भी रहती है, उसे बोला जाता है फिनिश्ड गुड्स। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब आपका क्लॉथ्स पूरी तरह से बन चुका है और वो सेल के लिए रेडी है, उसे बोला जाता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट इज योर रिबेट। इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ऑल अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जो आपका सेलर है वो रिडक्शन करता है आपके वैल्यू में, सामान को बेचते हुए जो भी छूट दे रहा है उसे क्या बोला जाता है? रिबेट। अदर स्पेशल टर्म्स। ये टर्म्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थ्योरेटिकली या फिर प्रैक्टिकली आपको करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपका बेस क्लियर होना जब तक नहीं होगा तो आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ योर एंट्री? व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज़ कॉल्ड एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन आप अपनी या इवेंट अपनी बुक में एंटर करते हो, अकाउंट्स में एंटर करते हो, उसे एंट्री बोला जाता है। व्हाट इज़ योर बैड डेट? इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। अगर किसी ने मेरा पैसा देना था, मेरे जो डेटर्स हैं, बट उसने नहीं दिए, वो जितना पैसा मेरा उसने नहीं दिया, मुझे रिकवर नहीं हुआ, तो उसे क्या बोला जाता है? मेरे जो बैड डेट्स, मेरे जो डेटर्स हैं डूब गए। लाइक ए ने बी को मैंने 5 लाख रुपए दिए और बी मेरे वो 5 लाख रुपए नहीं दे पाया, तो जो मेरे जो 5 लाख रुपए हैं वो मेरी क्या हुए? बैड डेट्स। और ये मेरा जो डेटर है वो बैड हुआ, तो इसलिए बोला जाता है बैड डेट्स।
What is your insolvent? A person or an enterprise which is not in a position to pay its debt is called insolvent. अगर एक व्यक्ति या कोई एंटरप्राइजेस अपनी लाइबिलिटी पे करने के लिए, अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं है, उनके पास कोई फाइनेंस नहीं है अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, अपने डेट को, तो उस कंपनी को, उस पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट हो गया वो, मतलब जिसे बोला जाता है दिवालिया होना। सॉल्वेंट क्या है? ए पर्सन और एन एंटरप्राइज, ऐसा कोई भी व्यक्ति और कंपनी विच इज़ इन पोजीशन, जो कि पोजीशन में है टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ऐसा कोई भी व्यक्ति और एंटरप्राइजेज जो अपने डेट्स को पे करने की पूरी पोजीशन में है, सक्षम है, उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज व्हाट इज योर टर्नओवर? टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी सेल होती है, उस टोटल सेल, उसे बोला जाता है टर्नओवर। व्हाट इज ए लाइफ स्टॉक? क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, जितने भी घरेलू एनिमल्स हैं सच एज कैटल, हॉर्स आर नोन एज लाइफ स्टॉक। What is your investment? Investment refers to deployment of fund in the shares or debentures of company with the intention of earning a return. आपका मेन ऑब्जेक्ट पैसे अर्न करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है। उस अर्न करने के लिए, मोर एंड मोर के लिए, अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो किसी शेयर्स में, किसी डेबेंचर में करती है कोई कंपनी, तो उसे बोला जाता है कि उसने उस पैसे को इन्वेस्ट किया है शेयर्स में, डेबेंचर्स में। अपना पैसा लगाना शेयर्स और डेबेंचर्स में। आपका ये चैप्टर अब पूरी तरह से बेसिक टर्म्स का फिनिश हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आता, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और इस सब को प्लीज़ नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपके +1 और CA CPT में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। बाय एंड टेक केयर।